हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनल इम्बैलेंसेस के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन रीजनल इम्बैलेंसेस की। रीजनल इम्बैलेंसेस बेसिकली जब दो रीजन्स में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट जो अलग अलग रहता है, तो तब एक रीजन ज़्यादा डेवलप होता है, एक कम डेवलप होता है, तब उसे रीजनल इम्बैलेंसेस हम कहते हैं। इसकी बेसिक डेफिनेशन ये है, इम्प्लाइज दैट देयर इज़ डिफरेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट रीजन्स। हर एक रीजन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग अलग होता है। और इट इज़ ए सिचुएशन इन विच इकोनॉमिकल डेवलप्ड एंड बैकवर्ड स्टेट्स और रीजन्स को एग्जिस्ट इन द सेम कंट्री। जैसे हम इंडिया में देखेंगे तो कुछ बैकवर्ड स्टेट और कुछ डेवलप्ड स्टेट दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, तो रीजनल इम्बैलेंसेस बेसिकली वहाँ पे होता है। और अब एक अलग टर्म है बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बैलेंस इकोनॉमिक इट इम्प्लाइज डिफरेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट रीजन शुड बी मिनिमाइज। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है डिफरेंट रीजन्स का वो मिनिमाइज होना चाहिए, तब बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक रीजन्स बिल्कुल सेम तरीके से डेवलप करेगा और सेम रेट ऑफ डेवलपमेंट होगा। इसका मतलब है कि बस मिनिमाइज होगा, जो उनका रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो मिनिमाइज होगा, तब बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब आता है इंडिकेटर ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस। इंडिकेटर बेसिकली ये इम्प्लाई करता है कि हमें कैसे पता चलता है कि कहीं पे रीजनल इम्बैलेंसेस है या नहीं किसी कंट्री में। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे पता चलता है कि रीजनल इम्बैलेंसेस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये बेसिकली डिफरेंट स्टेट्स में जो उनकी स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहता है डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, तो ये आता है। तो जैसे हम गोवा में देखेंगे, गोवा में इतना है 4,67,998 रुपीज़। ये पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। हरियाणा की भी बहुत ज़्यादा है, ये डेवलप्ड स्टेट है। उत्तर प्रदेश की देखिए कितनी कम है, 61,351। फिर बिहार की 43,822 और ये 2018-19 का डाटा है। तो इनसे पता चलता है जैसे गोवा है, हरियाणा है, पंजाब है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ये डेवलप्ड स्टेट है। इनकी पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है। और जहाँ पे दूसरे जो स्टेट हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, ये सब स्टेट्स में पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बहुत कम होता है। और नेक्स्ट फैक्टर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जिस स्टेट में एफडीआई ज़्यादा होता है बेसिकली वो डेवलप्ड है, वहाँ पे सुविधा अच्छी है डेवलपमेंट के लिए, तो इसलिए एफडीआई वहाँ पे ज़्यादा होता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, ये बेसिकली जैसे हम देखेंगे कि पंजाब है, पंजाब एक बहुत छोटा स्टेट है, लेकिन वहाँ पे प्रोडक्शन भी ज़्यादा है और प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है। और यहीं यूपी को देखेंगे, अगर एक एग्जांपल हम एक क्रॉप का लेते हैं जैसे वीट अगर देखें तो यूपी में सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूस होता है, लेकिन यूपी का एरिया और पंजाब का एरिया में बहुत डिफरेंस है। फिर भी पंजाब जो वीट प्रोड्यूस करता है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे यील्ड बहुत ज़्यादा है। यील्ड है कि इरीगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी है, इलेक्ट्रिसिटी सही मिलती है, तो इरीगेशन अच्छा होता है, तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है डेवलप्ड स्टेट्स में। इरीगेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने में। फिर अगला फैक्टर देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जिस स्टेट में फैक्ट्री ज़्यादा हैं और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है वो बेसिकली डेवलप्ड हो जाते हैं। जैसे हम देखें महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरला है, इन सब स्टेट में थोड़ा अच्छा डेवलपमेंट होता है, तो वहाँ पे नौकरियाँ अच्छी हैं, फैक्ट्रीज अच्छी हैं। फिर नेक्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्पैरिटीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, टेलीकम्युनिकेशन, इनसे भी पता चलता है कि कौन सा रीजन डेवलप है, कौन सा नहीं है। फिर आता है नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर्स, हेल्थ एंड एजुकेशन। जिस स्टेट में हेल्थ एजुकेशन अच्छी है वो बेसिकली ज़्यादा डेवलप्ड है। जैसे केरला का फॉर एग्जांपल हम देखें, केरला में लिटरेसी सबसे ज़्यादा है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इन दोनों को हम देखें तो केरला एक अच्छा डेवलप्ड स्टेट है। और वहीं इसको कंपेयर करें हम यूपी और बिहार और एमपी, झारखंड से, तो यहाँ पे एजुकेशन, लिटरेसी रेट और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो थोड़ा सही नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है कॉजेस ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस। सो बेसिकली व्हाट आर द कॉजेस ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस। कॉजेस बेसिकली एक आता है जोग्राफिकल आइसोलेशन की, जैसे अलग है, एडवर्स क्लाइमेट हो गया, फ्लड्स आते हैं, ड्रॉट्स आते हैं हिली रीजन से। जैसे इसको हम कंपेयर करें राजस्थान में, तो राजस्थान में ड्रॉट ज़्यादा एरिया, कुछ एरिया है जहाँ पे पानी नहीं मिलता, तो वहाँ बेसिकली फैक्ट्री नहीं बन सकती है, इंडस्ट्री नहीं बन सकती। इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। कहीं पे फ्लड्स आता है तो वहाँ पे नहीं बन पाते हैं। जैसे ओडिशा को देखें, ओडिशा में क्या होता है, साइक्लोन्स और टाइफून ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए उससे वहाँ पे डेवलपमेंट इतना नहीं है। फैक्ट्रीज और कंपनीज वहाँ शिफ्ट नहीं होंगी, हिली रीजन्स आते हैं वहाँ शिफ्ट नहीं हो पाती हैं।
अब दूसरा आता है हिस्टोरिकल रीजन जैसे ब्रिटिश के समय पे क्या था, इंडिपेंडेंस के पहले कैलकाटा, बॉम्बे और मैड्रास, ये तीनों जो शहर थे ये बहुत ज़्यादा डेवलप थे, यहीं पे पूरी फैक्ट्री लोकेटेड थी। तो ये शुरुआत से ही हब है, तो ये एक हिस्टोरिकल फैक्टर है कि इनके आसपास ज़्यादा फैक्ट्रीज और कंपनीज बनी है। फिर नेक्स्ट है अनइवन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग ह्यूमन डेवलपमेंट होता है कि जैसे हेल्थ का और एजुकेशन का अलग अलग तरीके से वो देते हैं, और जो स्टेट अच्छे से प्रोवाइड कर देता है हेल्थ और एजुकेशन वो बेसिकली डेवलप हो जाता है। और लैक ऑफ ग्रोथ ऑफ एंसिलियरी इंडस्ट्रीज़ इन बैकवर्ड स्टेट। एंसिलियरी इंडस्ट्रीज़ हम बेसिकली ये कंपेयर कर सकते हैं जैसे एक बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, बड़ी इंडस्ट्री जैसे गवर्नमेंट ने ओपन करी थी रौरकेला में, बोकारो में, ये बड़े बड़े स्टील प्लांट्स ओपन करे थे इन एरियाज़ में, लेकिन एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ इनके आसपास डेवलप नहीं हो पाई। क्या होता है, जब एक बड़ा प्लांट बनता है तो उसके आसपास उसको सपोर्ट करने के लिए छोटी मोटी इंडस्ट्रीज ही बनती हैं। जैसे स्टील है तो लॉजिस्टिक के लिए उनके सामान देने के लिए और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बनती हैं, डेवलप होती हैं, लेकिन इन जगहों पे एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ डेवलप नहीं हो पाई। तो एंसिलरी इंडस्ट्री डेवलप नहीं होती तो होता है क्या, सिर्फ एक छोटा सा एरिया जहाँ पे बड़ी कंपनियों कुछ लोगों को जॉब मिल जाता है, बाकी किसी को नहीं मिल पाता है। तो इसलिए एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ होना भी डिपेंड करता है कि उस स्टेट में वो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा और बैकवर्ड स्टेट रहेगा कि नहीं रहेगा। नेक्स्ट आता है इनएडिक्वेसी ऑफ इकोनॉमिक ओवरहेड्स, जैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अच्छा ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन नहीं है तो ये भी एक कॉज है रीजनल इम्बैलेंस का, क्योंकि जहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, वहाँ फैक्ट्रीज और कंपनी शिफ्ट नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट आता है गवर्नेंस की, वो वहाँ की गवर्नमेंट कैसा उनको प्रोवाइड करती है, कैसे सपोर्ट देती है इंडस्ट्रीज़ को ग्रो होने के लिए। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कभी कभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर में ही प्रॉब्लम जाती है, और कुछ पॉलिसीज़ हैं वो भी क्लियर नहीं हो पाती इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो वो वहाँ पे ओपन करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। नेक्स्ट अब आएगा इफ़ेक्ट्स ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस। तो अब बेसिकली इफ़ेक्ट्स क्या है रीजनल इम्बैलेंस का, एक सबसे बड़ा इफेक्ट है माइग्रेशन। जैसे हम देखेंगे महाराष्ट्र में, यूपी और बिहार से बहुत सारे लोग यहाँ माइग्रेट होते हैं। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र डेवलप है, यहाँ पे इनको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, तो वो यहाँ पे जाते हैं अपना घर छोड़ के। हर कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन जॉब की वजह से उन्हें जाना पड़ता है। तो महाराष्ट्र में बेसिकली यूपी और बिहार से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होता है। फिर दूसरा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर रीजनल इम्बैलेंसेस है, डेवलप नहीं है, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपने आप बढ़ेगी। और फिर आता है लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी। जैसे जो अंडर डेवलप्ड स्टेट है उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी और इस स्टेट में ज़्यादा मिलेगी, तो ये भी एक इफेक्ट्स है रीजनल इम्बैलेंसेस का। और थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी होता क्या है, जब माइग्रेशन बहुत बड़े लेवल पे होता है तो उसमें कोई सा भी स्टेट है वो अपने पास लिस्ट ऑफ उसके लिस्ट नहीं बना पाता कि उसके कितने लोग उसके यहाँ रह रहे हैं। तो माइग्रेशन की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो कि आके रह सकते हैं और थ्रेट नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट दे सकते हैं। फिर आता है स्टेट सेपरेशन डिमांड। जब कोई एक स्टेट डेवलप है और एक अंडर डेवलप्ड है, या फिर एक स्टेट है उसमें ये इतना पार्ट है, यहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ये डेवलप है, तो ये चाहेगा कि मैं इससे अलग हो जाऊँ और ये अलग हो जाए। तो जैसे एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, बिहार से झारखंड अलग हुआ था, तो ये सेपरेशन डिमांड बढ़ने लगती हैं अगर इफेक्ट्स रीजनल इम्बैलेंसेस बढ़ता है तो। नेक्स्ट हम देखेंगे मेजर्स टू हैंडल इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस। तो इसको हैंडल कैसे करें इकोनॉमिक इम्बैलेंस को। तो इसका सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करिए आप, जैसे ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, ये सब प्रोवाइड करेंगे तो फैक्ट्रीज आएंगी, इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे और वो आप फिर आपके आके यहाँ पे इंडस्ट्री ओपन करेंगे। लैंड रिफॉर्म्स करिए कि आप पॉलिसीज ऐसी लाइए जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट को अट्रैक्ट करें। सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशन, स्किल, हाइजीन, वाटर सप्लाई, एजुकेशन और स्किल प्रोवाइड करें। कोई भी इंडस्ट्री हो तभी आएगी जब वहाँ पे उसे मैन पावर मिलेगी, और मैन पावर होना स्किल्ड मैन पावर मिलेगी। तो जब आप एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उनको स्किल देंगे, तभी कोई इंडस्ट्री वहाँ पे ओपन हो पाएगी। और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दें, जैसे SEZ बनाएं और कुछ पॉलिसीज़ बनाएं जिससे कि इंडस्ट्रियल ग्रो करे। और गुड गवर्नेंस, बेसिकली इंडस्ट्रियल्स को भरोसा दें कि हम लॉ एंड ऑर्डर पूरा मेंटेन करेंगे, आपको हर सुविधा प्रोवाइड करेंगे जो आपको इंडस्ट्री को ग्रो करने में चाहिए। तो इससे हम इकोनॉमिक इम्बैलेंस को काउंटर कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है कि अभी तक गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं इकोनॉमिक इम्बैलेंस को हटाने के लिए। तो जैसे क्या होता है, स्पेशल पैकेज देते हैं बैकवर्ड स्टेट्स के, कि बैकवर्ड स्टेट का एक अलग दर्जा रहता है इंडिया में, तो उनको एक स्पेशल पैकेज दिया जाता है डेवलपमेंट के लिए। स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आए थे, जैसे हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, अलग अलग एरिया की डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से हुआ था, क्योंकि हर एक एरिया की रिक्वायरमेंट जो रहती है वो अलग रहती है। फिर आता है इंसेंटिव फॉर प्रोमोटिंग इन्वेस्टमेंट बैकवर्ड रीजियंस, तो पिछड़े इलाकों में जैसे इनकम टैक्स कंसेशन दे देते हैं, टैक्स हॉलीडे देते हैं, टैक्स रिबेट देते हैं कि अगर आप इस एरिया में ओपन करेंगे तो आपको टैक्स में छूट मिलेगी। जैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।